ये था समाज में लोगों को उत्पीड़न करना। यदि तुम्हारे में हिम्मत है तो अपनी दादी के कारनामों की भी माफी मांग लो। नहीं मांगेंगे। हम लोग राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े रहे हैं। ये वही मंच है जहां बहुत बड़ी बड़ी वे सभाएं हुई हैं। जब हम हिंदुत्व की बात करते थे तो लोग कहते थे साधु जी आप लोग सांप्रदायिक फैला रहे हो, आप लोग समाज को बांट रहे हो, आप लोग समाज को तोड़ रहे हो। हमने कहा हिंदू कभी किसी को तोड़ता नहीं है, हिंदू समाज को जोड़ता है, हिंदू समाज का सम्मान करना जानता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या हिंदू होना अब साफ है क्या? जरा हाथ खड़ा करके मुझे जवाब दीजिए। क्या हिंदू होना सांप्रदायिकता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। जरा हाथ खड़ा करके उन लोगों को बताइए। अब आज वो लोग भी कहते हिंदू और हिंदुत्ववाद में फर्क है। अरे तुमने हिंदू संस्कृति को पढ़ा कहां है? हिंदू संस्कृति माने हिंदुत्व ही है, ना हिंदुत्व अलग है ना हिंदू अलग है। यह हिंदुस्तान की धरती है। मैं तो एक ही बात कह करके वाणी पर विराम दूंगी। शेर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठाए नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान है कि नहीं है? है ना? राम जन्मभूमि हमारी हुई, 370 धारा खत्म हुई, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। अब एक बचा है जहां हमें झंडा गाड़ना है कश्मीर की धरती पर जाकर। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? पक्का तैयार हो? सबको घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरे विभाग से है। सबको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जरा हाथ खड़ा करिए ना, मीडिया वाले देखे कम से कम। लोग कह रहे हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं। मैं हैरान हूं। आज के 100 साल कभी कोई बीमारी आई हुई होगी, प्लेग जिसको बोलते थे, उस समय जितने लोग बीमारी से नहीं मरे थे उससे अधिक लोग भूख के कारण मरे थे। बधाई देती हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, अभिनंदन करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन करती हूं केशव जी का, अभिनंदन करती हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने कोरोना के समय पर किसी को भूखों नहीं मरने दिया। हमने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया है कि नहीं किया है? बोलिए ना। किया है ना? अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब आपसे मैं पूछना चाहती हूं, जब कोई हमारे काम आए तो उसके काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी मुझे सुनाई नहीं पड़ा। आना चाहिए ना? तब 22 की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे आप बुंदेलखंड की मानते हो कि नहीं मानते हो? जरा हाथ खड़ा कर तुम दिखाओ ना। मेरे भाई तो देखे, मेरे प्यारे भाई है, और मैं मानती हूं कि हम लोगों ने तो साथ में ही काम किया है विश्व हिंदू परिषद में। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, जिस तरह से काशी का विकास हो रहा है, उसी तरह चित्रकूट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ खड़ा करिए। ये गरीबों का तीर्थ है चित्रकूट, और ये वो भूमि है जब अयोध्या से राम जी निकाले गए, ये वनवास को गए, तो सबसे ज्यादा शरण कहां दी गई? चित्रकूट को। तो चित्रकूट का विकास करना है तो 22 में सरकार लाना भी जरूरी है कि नहीं जरूरी? जरूरी है ना? वैसे मेरे से आप लोग आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा परिचित हो, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी, एक केशव है, और केशव को जानते हैं ना, महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त की भाई। हुई कि नहीं हुई? बोलो ना। तब ये केशव निकल पड़े हैं, तो केशव के साथ अर्जुन आपको बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? बनोगे कि नहीं बनोगे? पक्का? पक्का बनोगे? तो अब मैं बंद करूं? अच्छा, एक लाइन भजन सुनाई देते, ठीक है? क्योंकि यहाँ के लोग भजन सुनने के ज्यादा आदी है। चलिए सुनाई देती हूँ।
सुनाओ कि नहीं सुनाओ? आए? अबे पीछे वाले नहीं हाथ उठा रहे, पक्का सुना दो? चलिए एक लाइन सुना देती हूँ। हमारा आपका रिश्ता है कि नहीं है, बोलो ना, है ना? मैं बुंदेलखंड की और आप 100 दंडी एक 100 दंडी एक बुंदेलखंडी परिवार है। चलिए सुना देती हूँ। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरे साथ मुट्ठी बांधिए, जय घोष करिए, भारत माता की। मोदी जी अच्छा काम कर रहे कि नहीं कर रहे? योगी जी अच्छा काम कर रहे कि नहीं कर रहे? मोदी जी विश्व में तहलका मचाए हैं और योगी और केशव जी प्रदेश में तहलका मचाए हैं। इसलिए जरा जोर से मुट्ठी बांध करके बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, जिनका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष, बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलने वाले अपने यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि आवे और हम सब लोगों का उद्बोधन और मार्गदर्शन दें। बोलिए भारत माता की जय श्री राम। देखिए, बुंदेलखंड है और मैं इतनी धीरे आवाज से अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आप बुंदेलखंड की बदनामी कर रहे हैं। इसे पूरे जोर शोर से आवाज इतनी तेजी से निकलनी चाहिए कि विरोधियों को यह संदेश चला जाए कि बुंदेलखंड भाजपा का था, भाजपा का है और भाजपा का ही रहेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अब लग रहा है बुंदेलखंड बोल रहा है। आज मेरे लिए जब भी मैं कभी वीरों की धरती बुंदेलखंड में आता हूं तो एक अलग ऊर्जा और अलग आत्मविश्वास लेकर के जाता हूं। और आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जनादेश जन विश्वास यात्रा के आगमन पर आयोजित इस विशाल जनसभा में हमारी आदरणीय दीदी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की माननीय मंत्री और आप सबकी और पूरे देश और प्रदेश की बहुत ही चहेती दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी का मैं व्यक्तिगत तौर से मैं अपनी बहन मानता हूं, इसलिए उनका बहुत हृदय से आदर और सम्मान करता हूं। मंच पर दर्जा प्राप्त हमारे राज्य मंत्री के रूप में हमारे बहुत ही प्रिय साथी, पार्टी की लंबे समय से सेवा कर रहे श्रीमान बाबूराम निषाद जी, बांदा जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में जो लगातार आप सबके बीच में रहते हैं, हमारे प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री आदरणीय लाखन सिंह राजपूत जी, हमारे जुझारू सांसद श्रीमान आर.के. सिंह पटेल जी, जिनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, अगर उनके बारे में कुछ बताऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं आपको कुछ अलग से बता करके जिनके बारे में आप सब जानते हैं अतिरिक्त मैं कुछ कर रहा हूं। हमारे बहुत ही
लोकप्रिय विधायक जो मतलब हमारे प्रकाश जी जो सूर्य की तरह प्रकाशमान रहते ही हैं, श्री प्रकाश द्विवेदी जी, जो भी अगर कभी मेरे मन में होता है कि अब चलो इनकी बहुत ज्यादा दे दिया गया है बांदा जिले को, अब कुछ थोड़ा कम किया जाए बाकी क्षेत्रों को भी, लेकिन वह चाहे जैसे भी, मैं समझता हूं मुझसे ही नहीं सभी मंत्रालय से भी वह अपने क्षेत्र की योजनाओं को लाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बहुत ही साथी विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी हमारी जिले की प्रभारी के रूप में, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन कमलावती सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान रामकेश निषाद जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री श्री राम किशोर साहू जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजकरण कबीर जी विधायक नरैनी, हमारे बबेरू के विधायक आदरणीय श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी, हमारे मंच पर मैं नाम ले रहा हूं, समय ज्यादा लग रहा है, श्रीमान बालमुकुंद शुक्ला जी, इंद्रपाल पटेल जी, श्रीमती प्रकाश गुप्ता जी, महिला आयोग के हमारे सदस्य जगराम सिंह जी, राजेश द्विवेदी जी, लवलेश सिंह जी, संतोष गुप्ता जी, सुनील तिवारी जी, पवन सिंह जी, जो यात्रा के हमारे लेकर के आए साथी, और यहां पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मैं सबके चरण छू करके प्रणाम करता हूं। मेरे सभी यहां पर माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में आई हैं, आप सबके भी चरण छू करके प्रणाम करता हूं। मेरे सब युवा साथी जिनके हाथों में बुंदेलखंड की भी बागडोर है, प्रदेश की बागडोर है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, मेरे पत्रकार मित्रों, यह बांदा की धरती महर्षि जो वामदेव जी हैं उनके नाम से ही नहीं, बल्कि बांदा और चित्रकूट जब अलग अलग नहीं था तो एक चौपाई पूरे देश में सुनी जाती है, आज भी कही जाती है कि चित्रकूट में बसत है रहीमन अवध नरेश। आगे की आप सब जानते, जा पर विपदा, जिसको किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है वो चित्रकूट में आते, स्वयं भगवान भी चित्रकूट में बुंदेलखंड में बांदा में आए। मैं आप सब लोगों के सामने आज यहां पर कुछ बातें इसलिए कहना मुझे आवश्यक है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाया कि नहीं बैठाया 2014 में। और 2017 में जब विधानसभा का चुनाव आया, जब सपा और बसपा इस मुगालते में रहते थे कि बुंदेलखंड में तो हम भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देंगे, उस समय बुंदेलखंड ने 2014 की तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा
फॉर्च्यूनर पर चलने लगते हैं। कहां से चलने लगते हैं? वो लूटे हैं आपको, इसलिए चलने लगते हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या लुटेरों की पार्टी है या गरीबों को चूसने वाली पार्टी है, किसानों के अधिकारों को लूट लेने वाली पार्टी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, यहां मेरे पत्रकार भी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग भी हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय वो कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं और जिसके पास भेजते हैं वहां केवल 15 रुपया पहुंचता है। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, उन्हीं का अनुसरण करने वाले श्री मनमोहन सिंह जी थे और वह 100 रुपया में से 15 रुपया पहुंचता, 85 कहां जाता था? ये सपा बसपा कांग्रेस के बेईमानों के जेब में जाता था, तिजोरियों में जाता था। वह उनका नहीं था, वो आपका था। वह पैसा ये लूट लेते थे और मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि चाहे 100 रुपया भेजे और चाहे लाख रुपया भेजे और चाहे किसान सम्मान निधि की किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपया भेजें। बताइए पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? जोर से बोलो। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के पथ पर, इससे हम कहते हैं सोच ईमानदार, काम, सोच ईमानदार, काम दमदार। हमारी सरकार गरीबों के हितों के साथ, किसानों के हितों के साथ, मजदूरों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 का प्रयागराज का कुंभ, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। बहुत सारी बातें उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री को आपने सफाई करने वाले मेरे सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठा करके, देश का प्रधानमंत्री जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो रहा हो, याद है कि भूल गए? या सम्मान मोदी जी के सिवा, भाजपा के सिवा और कोई पार्टी दे सकती है क्या? अभी प्रयागराज के कुंभ के बाद अयोध्या
अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो गया। लेकिन अभी मैं काशी में था जब बाबा विश्वनाथ जी मंदिर का भव्य धाम बन करके तैयार हुआ। हजारों की संख्या में देश भर के हमारे पूज्य साधु संत थे वहां पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भोले बाबा का अभिषेक करने के बाद सबसे पहले उन मजदूर भाइयों के पास गए जिन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम को बनाने के लिए अपना पसीना बहाया था। उनकी पूजा करने का काम किया, उन पे फूलों से वर्षा करने का काम किया, उन मजदूर भाइयों के साथ बैठ करके भोजन करने का काम किया। इसे मैं कहता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नए युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए ये सपा बसपा कांग्रेस वाले, मैं जब कुछ बोल देता हूं तो खबर बन जाती है कि केशव जी ऐसा बोल दे रहे हैं, ऐसा बोल दे रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आप बताओ यहां बांदा वालों, ये कोई सपाई आया होगा, कौन आया कौन नहीं आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आजकल लाल टोपी बहुत दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते हैं? और मैं कहता हूं कि गुंडे, अपराधी, माफिया जालीदार टोपी अगर जेब के अंदर रख करके लाल टोपी लगा करके आओगे तो भी अगर समझते हो कि बच जाओगे, तो अब अपराधियों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको बख्शने वाली नहीं है। जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसी सजा देने का काम किया जाए। सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो गुंडे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारी सरकार केवल गुंडे और अपराधियों को सजा देने का काम कर रही है। इससे यह सारे विरोधी बौखला रहे हैं। मैं आप सब लोगों के सामने एक बात और कहूंगा जिसकी बड़ी चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, इनका बड़ा अपमान कर दिया गया है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछड़ों के हितैषी बनते हो, आप तो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े दुश्मन हो। जब आप सरकार में थे, जब आपकी पार्टी का बहुमत था, तब किसी पिछड़े वर्ग के नेता को तो आपने डिप्टी सीएम नहीं बना दिया था। आप फूट डाल करके राज करने के सपने देख रहे हो। यह सपना कभी साकार नहीं होने वाला है। अगर हिम्मत है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष में, कहें कि मैं मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं हूं, किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को घोषित करे, वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक परिवार की सल्तनत है। और 2017 में मैंने कहा था कि श्री मुलायम सिंह यादव जी की सल्तनत के श्री अखिलेश यादव जी आखिरी सुल्तान हो, आखिरी। 22 की बात छोड़िए, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, पूरा प्रदेश घूम रहा हूं, 2027 में भी अखिलेश जी आप चाहे जितना बड़ा गठबंधन कर लो, आपका नंबर आने वाला नहीं है। कमल खिला था, कमल खिला रहेगा। और क्यों खिला रहेगा? क्यों खिला रहेगा? आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा। जब तक समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, बुंदेलखंड की खुशहाली कभी किसी के चेहरे में खुशी देखने को मिली थी क्या? हाथ उठा के बताइए, मिली थी क्या खुशी? कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, भारत सरकार का खजाना, प्रदेश सरकार का खजाना, अरे पूरे बुंदेलखंड और बांदा के लिए खुला हुआ है। अगर ये सारे लोग सत्ता में होते, 2 लाख करोड़ रुपया अकेले केवल किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। कितनी? 2 लाख करोड़ रुपया। अगर ये सब सरकार में होते तो 15% आपको मिलता, यानी 30,000 करोड़ आपको मिलता। 1,70,000 करोड़ रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस और कटवा पार्टियों के नेता खा जाते। तो ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार केवल लूटती है आपके अधिकारों को। अरे माननीय
नरेंद्र मोदी जी ने लूटने से बचाया, इसीलिए आपका पक्का घर बन रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लूटने से बचाया, इसलिए आज गरीबों के घर में शौचालय बन रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लूटने से बचाया तो केवल अमीरों के घर में नहीं, गरीबों के घर में भी, अमीरों के घर में ही नहीं, गरीबों के घर में भी सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर इन बेईमानों को बेईमानी करने से नहीं रोकते तो आपको मेरे सभी लोग प्रियमानी विधायक हैं, सांसद हैं, इनके पास आपको जाना पड़ता था कि जरा एक हैंडपंप लगवा दीजिए, हमारे यहां पानी की बहुत समस्या है। लेकिन आप छाती चौड़ी करके आज कह सकते हो, क्योंकि गरीबी में जीवन बिताने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने वाली प्रदेश में सरकार है, या दोनों सरकारें मिलकर के जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुंचेगा, कभी सोचा था क्या? आप बताइए ईमानदारी से। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता, कमल का फूल नहीं खिलाया होता, तो कभी नल से जल, गरीब के घर में भी बिजली, झोपड़ी में रहने वाले के लिए पक्का मकान, उस पक्के मकान के साथ शौचालय, यह निर्माण नहीं होता। मेरे भाइयों बहनों, मैं स्वयं उदाहरण बता रहा हूं। मैं भी गरीबी में जीवन जिया हूं। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी माताजी गरीबी में जीवन जी रहे थे और पिताजी बीमार हो गए थे, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। जो खेती थी वो 5,000 रुपया में गिरवी रखनी पड़ी थी। और आप बुंदेलखंड के भाई बहनों के बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि कौशाम्बी और बुंदेलखंड में बांदा में कोई दूरी नहीं है। जो दूरी थी हमने अनेक पुल बना करके पाट दिए हैं, अभी और पुल बना करके देंगे, अभी घोषणा करूंगा लास्ट में मैं। 5,000 रुपया में हमें अपने खेतों को गिरवी रखना पड़ा था, तब पिताजी का इलाज करा पाए थे। वह गरीबी का दर्द मेरे मोदी जी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है। इसलिए से गरीबों के इलाज के लिए पहले बीमार होते थे। आप में से बताइए, अनेक परिवार ऐसे होंगे कि बीमार हैं, इलाज कराने नहीं जाते थे कि रहने दे बेटा, मेरा इलाज मत करा, अगर तू इलाज कराएगा तो कर्जदार हो जाएगा। बीमारी को पाले रहते थे, मौत आ जाती थी, लेकिन इलाज नहीं कराते थे। मोदी जी इस दर्द को जानते थे, इसलिए उन्होंने 5 लाख रुपया का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज कराने की सुविधा देने का काम किया है। इसीलिए मैं कहता हूं, श्री राहुल गांधी जी हो, चाहे ये प्रियंका मैडम हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अरे जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। गरीब का दर्द ये जानेंगे जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। बुंदेलखंड की पीड़ा ये जानेंगे, योजना बुंदेलखंड के लिए बने और तिजोरी इनके दलालों की भरे। ऐसे दलालों की पार्टियों को, भ्रष्टाचारियों की पार्टी को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सबक सिखाना चाहिए? मैं आप सब लोगों के सामने आज यहां पर केवल यही कहने आया हूं कि 2022 के चुनाव में तरह तरह की अफवाह फैलाने वाले आएंगे, गुमराह करने वाले आएंगे, लेकिन आप एक ध्यान में रखना। लेकिन मुझे तो विश्वास इसलिए है कि अगर हमने गरीब का दर्द समझा है, उसके दर्द को ईमानदारी से दूर करने का काम किया है, तो गरीब जिस प्रकार से 2014 से लेकर के 19 तक हमारे साथ था, वैसे ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक मात्रा में 2022 में भी हमारे साथ रहे। ये तो सपने देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि शायद हमारी 1-2 सीट निकल जाए। आप बताओ, मैं बांदा में खड़ा हूं, बांदा में कोई सीट सपा जीत सकती है क्या? बताओ बांदा जिले वाले, कोई सीट नहीं। ये गुंडे जो अपराधी माफिया जो दिखाई देते कहीं इनके साथ, वो गुंडे माफिया अपराधी चुनाव नहीं जिताते। या लोकतंत्र से परिपूर्ण हमारा हिंदुस्तान है। जो ताकत उन गुंडों के वोट की है, वही हमारे गांव में गरीब परिवार में रहने वाले एक एक नौजवान की, एक एक माता बहन की, बुजुर्ग के वोट की ताकत है। और वोट की ताकत को जानते हैं आप, और उस वोट की ताकत का इस्तेमाल करिए। जो आपको राशन मिल रहा है ना, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते,
दोनों केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती तो जो राशन आपको मिल रहा है मेरे भाई बहनों, आपको मिलता क्या? मिलता क्या? जोर से बोलो, मिलता क्या? हम लोग अभी एक दिन बैठक थी कैबिनेट की, आदरणीय योगी जी की अध्यक्षता में। थोड़ा दाल महंगी हो गई थी, तेल महंगा हो गया था। विचार किया गया कि अगर दाल और तेल महंगा है और मेरा गरीब वो दाल नहीं खा पाएगा, उसकी जो जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। आप बताइए, इस महीने से आप सभी लोगों को राशन के साथ साथ दाल और तेल और नमक और अंत्योदय कार्ड धारक जो हैं उनको चीनी भी साथ में मिलाकर के दी जा रही कि नहीं दी जा रही? बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार, अब बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सारी सरकारों को देखा है। हम 25 दिसंबर को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है, सुशासन दिवस है, और सुशासन दिवस से 24 घंटे बिजली पूरे उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। अगर आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार नहीं बनाई होती, प्रदेश में कमल नहीं खिलाया होता, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनता क्या? बुंदेलखंड के अंदर कॉरिडोर बनता क्या? सिंचाई की जो सुविधाएं मिल रही है मिलती क्या? नहीं मिल सकती थी। मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, 2017 से और 2022 का या जो कालखंड उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, ये तो एक फिल्म आती उसका ट्रेलर होता है ना, ये वो ट्रेलर है। असली पिक्चर तो 2022 से 27 के बीच में दिखाने वाले। आप भरोसा रखना, अब किसी के बांटने और किसी के बहकाने से बंटने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। 2022 में भी बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय अर्जित करेंगे। फिर से सुशासन देने वाली सरकार बनाएंगे। गरीबों का हक गरीबों को, किसानों का हक किसानों को, मजदूरों का हक मजदूरों को, महिलाओं का सम्मान महिलाओं को देने का काम, सुरक्षा देने का काम, दोषियों को दंड देने का काम भाजपा ने किया है और भाजपा ही करेगी। कल अभी दीदी चर्चा कर रही थी, अभी उनको चित्रकूट के कार्यक्रम में जाना था, गई होंगी। और 2014 के पहले हमारे प्रदेश के हालात क्या थे? अभी 2021 में कल प्रयागराज में लगभग 2 लाख मेरी माताएं बहनें आई थी। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? कोई गया था इसमें? मेरी माताएं बहनें कोई गई थी कि नहीं गई थी? आप देखा है वहां पे क्या दृश्य था? गई है मेरी बहनें सब, आपका अभिनंदन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेरी हर माता बहन का सम्मान हो, हर माता बहन का स्वावलंबन, मतलब उसके हाथ में कमाई का पैसा हो, और हर माता बहन की सुरक्षा हो। मेरी हर बेटी पढ़े, आगे बढ़े, उसके नाम से मकान हो, उसके नाम से खतौनी हो, कई चीजें, उसके नाम से गैस का कनेक्शन हो। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाकी ये सब बेईमानों के बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए मैं आज बहुत बातें न कह करके आज आप सब लोगों को इतना ही निवेदन करके जाऊंगा कि 2022 के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन चुनाव की जब भी घोषणा होगी उस समय आज से लेकर के आने वाले का जो भी समय है उसको ध्यान रखना। आपको मेरे या जो माननीय विधायक लोग हैं, संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद जी हैं मंच पर बैठे, या कार्यकर्ता यहां बैठे, और यहां अधिकारियों को भी मैं कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरी नजर में डिप्टी सीएम से कम नहीं है, उसको यह भी ध्यान में रखना। हमारा कार्यकर्ता का सम्मान भी हर हाल में करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं सरकार में हूं, मैं कार्यकर्ता पहले हूं, डिप्टी सीएम बाद में हूं। अभी सड़कों के बारे में मैंने चर्चा नहीं की, कितनी सड़क, आप क्या बताओ, बांदा में 2017 याद करिए, 2017 के पहले कैसी सड़क थी बताइए, और 2017 के बाद अब सड़कें अच्छी हुई कि नहीं अच्छी हुई है? हुई है कि नहीं? जोर से बताओ। अगर हुई है तो आप सबके जो लोकप्रिय हमारे विधायक और माननीय सांसद हैं, इन सब ने लगातार मांग की कि मेरे क्षेत्र की सड़क बनाओ। अभी इतनी सड़क देने के बाद, अभी जब मैं मंच पे आ रहा था तो फिर मेरे सामने एक सूची दी गई कि ये सड़कें और बना दीजिए। तो मैं आज मंच से
कुछ घोषणाएं कर रहा हूं। हमारा हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और जो नहीं कहते हैं उसको भी करते हैं। लेकिन जो कह रहे हैं वो तो होना है। सारे जो हमारे अधिकारी हैं नोट कर लेंगे। पहले तो मैं बांदा का जो बाईपास रिंग रोड है, यह लगभग 68 करोड़ की लागत का है। नहीं, ये एक 68 करोड़, इसमें जमीन बहुत लेनी पड़ रही है। इसकी स्वीकृति मैं यहां से जाने के बाद लखनऊ 2 दिन बाद पहुंचूंगा, और मैं पहुंच करके प्रकाश जी इसकी स्वीकृति कर दूंगा और इसको बनाने का काम कर दूंगा। ऐसे ही तिंदवारी के, बबेरू के, नरैनी के कई मार्ग हैं। एक पढ़ूंगा तो लंबी सूची है, पढ़ने में समय लगेगा। मैं उनकी भी आप सबके सामने घोषणा करता हूं, और मैं अभी अधिकारियों को इसे उपलब्ध करा दूंगा। वह उस पर कार्य शीघ्रता से आगे करेंगे। एक 24 करोड़ की लागत का जनपद बांदा के पथरा तुर्रा मार्ग है। 13 गांव के पास बागेन नदी पर एक सेतु का निर्माण होना है, 24 करोड़ की लागत का। मैं इसकी भी घोषणा कर रहा हूं। हमारे जो बच्चे हैं, मैं आज नाम लूंगा, हमारे मेधावी बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। इससे उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थान अर्जित किया है। एक बच्चा अभिषेक शुक्ला और दूसरा बच्चा अक्षय कुमार। इनके आवास तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम पर इन्होंने टॉपर 20 में स्थान लाया। वो सड़क बनाने का काम किया गया। हमारे देश की रक्षा के लिए अगर सैनिक कोई बलिदान होते हैं तो उनका सम्मान, और प्रदेश की जनता की रक्षा में कोई पुलिस का अधिकारी या सिपाही बलिदान होता है तो उनका सम्मान। एक जनपद बांदा के शहीद देवेंद्र मिश्रा जी का ग्राम सहेवा है। उनके घर तक का मार्ग 2 किलोमीटर लंबाई का था। वह शहीद पद के, जय हिंद वीर पद के रूप में निर्माण कराया गया है। उसके लिए भी हमने कार्रवाई की है। ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं उसकी चर्चा करूंगा, बहुत देर लगेगी। आप सबसे इतना ही कहूंगा, जैसे 2014, 2017, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, वैसे ही मैं आप सबसे एक बार फिर हाथ जोड़ करके अपील करता हूं। बीच में मौका मिलेगा आऊंगा। 2022 में भी जाइएगा, सब कुछ भूल याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी और कमल का, हमें सीमाओं की रक्षा करना है तो 56 इंच के सीने वाले की ताकत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अगर रामलला का भव्य मंदिर बनना है कि नहीं बनना है? तो कौन बनाएगा? ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जो केवल रोजा अवतार की पार्टियां करते हैं, वह नहीं करेंगे। करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। इसे 2022 में जाइए, सब कुछ भूल हर बूथ पर खिला दीजिए कमल का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी का